दोस्ती। बचपन की दोस्ती सबसे पवित्र होती है, लेकिन अगर वही दोस्ती मौत के साए में चली जाए तो वो सिर्फ एक खौफनाक दर्द भरी याद बनकर रह जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि एक आत्मा के इंतकाम की भी कहानी है। 3 दोस्त, मासूमियत से भरी हंसी, लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। 3 दोस्त ऋषि, टिंकू और गोलू हर दिन नए नए खेल खेलते। कभी पीपल के पेड़ पर चढ़ते, कभी क्रिकेट खेलते, तो कभी जंगल के पास छुपन छुपाई खेलते। अक्सर वे तीनों गर्मियों की छुट्टियों में खूब हंसी मजाक और मस्ती करते और घर वालों के मना करने के बावजूद भी घूमने निकल जाते। एक दिन ऋषि ने कहा, नदी के उस पार चलना है। सुना है वहां एक पुराना कुआं है जो दिखने में बहुत बड़ा है। टिंकू बोला, अरे यार, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन गोलू की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, वहां शाम के बाद जाना मना है। पापा ने कहा है कि वहां एक ऐसा साया है जिसके पास जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। यह सुनकर ऋषि और टिंकू जोर जोर से हंसने लगे और गोलू का मजाक उड़ाने लगे। गोलू को अपना मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। वो गुस्सा हो गया और उसने तय किया कि वो भी उनके साथ जाएगा। शाम के 5 बजे तीनों बिना किसी को बताए नदी के उस पार निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वहां जाना कितना खतरनाक है। वहां उनके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे तीनों हंसते मजाक करते हुए नदी के छोटे पुल को पार करके दूसरी ओर पहुंचे। कुछ देर बाद वे एक शमशान के पास आ गए। वो शमशान बेहद सुनसान और शांत था। न किसी चिड़िया की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। गोलू ने शमशान को देखा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। वो घबराने लगा और अपने दोस्तों को आगे जाने से रोकते हुए बोला, आगे जाना ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि हम यहीं से घर लौट जाएं। लेकिन ऋषि और टिंकू भला गोलू की बात मानने वाले कहां थे। ऋषि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो डरपोक है, हमेशा डरता रहता है। हमें शायद आगे जाना चाहिए, वो कुआं आगे ही होगा। अगर तू घर जाना चाहता है तो जा, हम तो जा रहे हैं। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। गोलू अकेला उन्हें छोड़कर लौटना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर शमशान के अंदर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा कुआं दिखाई दिया। वो कुआं देखने में बेहद अजीब लग रहा था। कुएं के पास एक सूखा पेड़ खड़ा था। तीनों ने कुएं को देखते ही अपनी साइकिल से उतरकर उसकी ओर जाना शुरू किया। जैसे ही वे तीनों उस सूखे पेड़ के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों को छू गया। अजीब बात यह थी कि कुछ ही देर पहले तक मौसम बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अब वहां का माहौल बदल चुका था, मानो हवा में भी डर घुला हुआ हो। गोलू ने कांपती आवाज में कहा, चलो ना यार, अब वापस चलते हैं। यह कुआं कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऋषि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कुएं में झांकने लगा। अरे वाह, यह तो बहुत गहरा है, आवाज भी गूंज रही है, सुनो। उसने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंका। पत्थर के गिरने की आवाज 1, 2, 3 सेकंड तक सुनाई दी। फिर अचानक सन्नाटा। न पानी में छींटों की आवाज, न कहीं टकराने की। टिंकू ने हैरानी से कहा, यह तो अजीब है, इतनी गहराई में भी पानी की आवाज नहीं आई। तभी ऋषि की नजर दूर एक झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी के पास एक अजीब सा पेड़ खड़ा था। ऋषि धीरे धीरे चुपके से उस झोपड़ी के पास जाने लगा। जैसे ही वह झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक काला पत्थर रखा था जो दिखने में बेहद अजीब लग रहा था। उस पत्थर के चारों ओर
कुछ दीपक जल रहे थे और पत्थर पर लाल रंग से 2 आंखों का चित्र बना हुआ था। वह पत्थर मानो किसी रहस्यमयी मूर्ति की तरह था, जिसे सालों से कोई पूजता आ रहा हो। ऋषि ने रिंकू और गोलू को पास बुलाया और वह पत्थर दिखाने लगा। रिंकू और गोलू पत्थर को देखकर घबरा गए। पत्थर पर बनी आंखों को देख उनका मन असहज हो उठा, लेकिन ऋषि ने हंसी मजाक में पत्थर पर बंधा हुआ धागा खोल दिया। जैसे ही धागा खुला, आसपास का माहौल बदलने लगा। पेड़ की टहनियां टूटने लगीं और उस पर बैठी सारी चिड़ियां एक साथ उड़ गईं। रिंकू और गोलू बदलते माहौल को देखकर डरने लगे, लेकिन ऋषि को यह सब मजाक जैसा लग रहा था। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने एक ऐसी बुरी शक्ति को मुक्त कर दिया है जो अब उनकी जान के लिए खतरा बन चुकी है। ऋषि हंसी मजाक में उस पत्थर को लात मारने लगा। गोलू और रिंकू उसकी हरकतें देखकर उसे रोकने लगे, लेकिन ऋषि मानने वाला कहां था। इसी बीच जब रिंकू और गोलू का ध्यान ऋषि पर था, तभी गोलू को पीछे से कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा हो। गोलू ने पलटकर देखा तो दूर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उसे साफ महसूस हुआ कि झोपड़ी के अंदर कोई है, कोई जो उसे भीतर बुला रहा है। वो धीरे धीरे कदम दर कदम उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही गोलू झोपड़ी के अंदर पहुंचा, अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ दीवारों से टकराती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी और एक बेहद हल्की सी आवाज, जैसे कोई पास में खड़ा धीरे धीरे सांस ले रहा हो। गोलू ने डरते डरते आवाज लगाई, कौन है वहां? अचानक झोपड़ी के एक कोने से फीकी सी हंसी सुनाई दी, एक औरत की हंसी जो इंसानी कम और किसी अजीब डरावने साए जैसी ज्यादा लग रही थी। गोलू पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। गोलू बुरी तरह डर गया। डर के मारे उसकी हालत पतली हो गई। तभी उसने सामने जो दृश्य देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। झोपड़ी के एक कोने में एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा इतना अजीब था कि जैसे इंसानी न हो। उसके सामने एक हवन कुंड जल रहा था और पास में कुछ इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थीं। वो औरत लगातार एक अजीब ठंडी हंसी हंस रही थी। गोलू ये सब देखकर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे जो वो देखने वाला है वो उसकी रूह तक हिला देगा। वो वहीं खड़ा कांपते हुए उस औरत को घूर रहा था, भागना चाहता था, अपने दोस्तों को बुलाना चाहता था, लेकिन गला जैसे बंद हो गया था। वो पुकार ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक गोलू की आंखों के सामने वो औरत पल भर में ओझल हो गई। गोलू ने जैसे ही पलकें झपकाईं, सामने का दृश्य देख उसका खून जम गया। जमीन पर ऋषि और टिंकू की लाशें पड़ी थीं, खून से लथपथ। रात के करीब 8 बज चुके थे, लेकिन गोलू अब तक घर नहीं लौटा था। गोलू की माँ और बाबा उसे गांव में इधर उधर ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि गोलू अजीब हालत में नंगे पैर लड़खड़ाता हुआ घर की ओर आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गहरी खरोंचों के निशान थे। गोलू की माँ और बाबा उसे इस हाल में देखकर दंग रह गए। वो भागते हुए उसके पास पहुंचे और घबराकर पूछने लगे, आखिर हुआ क्या है बेटा? ये हाल किसने किया? लेकिन गोलू कुछ भी नहीं बोला। वो चुप था, जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहा हो या किसी गहरे डर ने उसकी जुबान छीन ली हो। उस रात गोलू ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अगली सुबह गोलू के घर के सामने कुछ गांव वाले खड़े होकर उसके पिता को आवाज दे रहे थे। जब गोलू के पिता बाहर निकले तो देखा रिंकू और आरशी के पिता समेत कई लोग वहां खड़े थे। तभी सच्चाई सामने आई। गोलू के पिता को पता चला कि कल रात से रिंकू और आरशी गायब हैं। वो दोनों गोलू के साथ खेलने गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। गोलू के पिता की आंखों में हैरानी के साथ साथ डर साफ झलक रहा था। कल रात उनका बेटा फटे कपड़ों और खरोंचों के साथ लौटा था और अब रिंकू और आरशी लापता हैं। गोलू अब भी खामोश था, जैसे किसी सदमे में हो या फिर किसी खौफनाक राज ने उसकी जुबान बंद कर दी हो। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने जंगल, नदी, कुएं और हर जगह तलाश की,
लेकिन रिंकू और आरशी का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन गोलू की हालत अब और भी अजीब हो चुकी थी। वो अक्सर रात में नींद में बड़बड़ाने लगता, कभी डरावनी हरकतें करता, कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता और गांव वालों से बदला लेने की बातें करने लगता। एक दिन तो हद ही हो गई। गोलू ने एक चिड़िया को मारकर जिंदा ही कच्चा चबा डाला। घर वाले गोलू की इन हरकतों से हैरान थे। आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और वह उस दिन से ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? उधर आरशी और रिंकू के पापा अपनी बीटों के लापता होने के गम में डूबे हुए थे। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन पूरे गांव में आरशी और रिंकू का कोई पता नहीं चल पाया था। इसी बीच एक किसान ने रिंकू के पापा को आकर बताया कि उस दिन उसने राशि, रिंकू और गोलू को नदी के उस पार जाते हुए देखा था। अचानक उनके मन में एक खौफनाक औरत का चेहरा कौंध गया, वही चेहरा जिसे वो सपनों में भी याद नहीं करना चाहते थे। उधर गोलू की हालत देखकर उसके पिता झाड़ फूंक कराने के लिए एक तांत्रिक के पास ले गए। जैसे ही गोलू तांत्रिक के पास पहुंचा, वह अजीब हरकतें करने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तभी तांत्रिक ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और एक औरत का नाम लिया, मीना। यह नाम सुनते ही गोलू के पिता के रोंगटे खड़े हो गए। मीना वही औरत थी जिसे सालों पहले गांव वालों ने मिलकर जिंदा जला दिया था। दरअसल कई साल पहले गांव में मीना नाम की एक औरत रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। पति की रहस्यमयी मौत के बाद लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कहा जाता था कि मीना काला जादू करती है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे गायब होने लगे। गांव में मायूसी फैल गई। लोग मानने लगे कि गांव पर ऐसराप लग चुका है। रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। एक दिन गांव वालों ने मीना को किसी बच्चे की बलि देते हुए पकड़ लिया। अब सबको सच मालूम हो चुका था, ये सब उसी औरत का काम है। गांव वालों ने मिलकर मीना को जिंदा जला दिया। उसके बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोग बेखौफ रहने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से अजीब मौतें होने लगीं। हर अमावस्या की रात कोई न कोई बच्चा गायब हो जाता। लोगों ने मान लिया कि वो चुड़ैल वापस लौट आई है। गांव में उसकी काली परछाई फिर से मंडराने लगी थी। रात को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तब गांव के मुखिया ने पंडित से सलाह ली। पंडित ने बताया कि एक बड़ा यज्ञ करना होगा, तभी उस औरत की आत्मा को कैद किया जा सकता है, वरना वो पूरे गांव को तबाह कर देगी। फिर एक अमावस्या की रात गांव वालों ने यज्ञ किया। उस चुड़ैल की आत्मा को काबू में कर लिया गया और उसे नदी पार श्मशान के पास वाले कुएं में हमेशा के लिए बांध दिया गया। उस झोपड़ी के पास रखे एक पत्थर पर पूजा पाठ कर धागा बांधा गया ताकि वो आत्मा फिर से बाहर ना आ सके। उस दिन के बाद कई सालों तक गांव में सब कुछ ठीक रहा। लेकिन गोलू और उसके दोस्तों की वजह से अब वो चुड़ैल की आत्मा फिर से आजाद हो चुकी है।